Hello everybody, welcome to the 11th video of अपना अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। जैसे मैंने कहा था कि अभी हमारा अल्काइल हैलाइड पार्ट पूरा हुआ है, अब हम अराइल हैलाइड स्टार्ट करेंगे। अराइल हैलाइड जिसको हम बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज हैलोअरीन्स। ओके, हैलोअरीन्स या अराइल हैलाइड समझने के लिए अल्काइल हैलाइड समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन हो सकता है आगे, और वो समझने के लिए अल्काइल हैलाइड भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। देन एग्जाम्पल इज, व्हाट इज दिस कंपाउंड? It is nothing but chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, fluorobenzene, दो है तो डाइक्लोरोबेंजीन लगता है। ठीक है, इन जनरल हेलोबेंजीन। ओके, अरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, EN स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड, एज यू नो वेरी वेल। लेकिन अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है तो क्या नाम दिया जाता है? ClCl। आपको पता है ये पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो गया उसका कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या है? 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और एक लेते हैं, ब्रोमीन एंड, मैं पर्पसली दो डिफरेंट लेता हूँ, आयोडीन। ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं आया। अब ठीक, व्हाट इज द नेम? दोनों हैलोजन ही है, तो कैसे नाम देंगे? इसे 1, इसे 1 इसे 3 कहेंगे कि इसे 1 इसे 3 कहेंगे? अल्फ़ाबेटिकली जो पहला आता है उसे 1 कहना पड़ेगा। सो इट इज़ 1 एंड इट इज़ 3। व्हाट इज़ 3? मेटा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मेटा ब्रोमो आयोडोबेंजीन। ब्रोमो आयोडोबेंजीन। इट्स IUPAC नेम इज, ऐसा नहीं लिख सकते 1,3 ब्रोमो आयोडो, जैसे यहाँ 1,2 डाइक्लोरो लिखा है, ऐसा यहाँ 1,3 नहीं लिख सकते, क्योंकि अलग अलग है। दैट्स वाई 1 ब्रोमो ये सही होगा। कहीं पर आप 1,3 ब्रोमो आयोडो भी देखेंगे, बट मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही होगा। आयोडोबेंजीन अलग अलग नाम देना पड़ेगा। दो सेम है तो फिर 1,2 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो, वो चलेगा। ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो। लेकिन अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग पोजीशन देना पड़ेगा। इससे बेटर ये है। ठीक है, मेटा में तो आप दो पोजीशन नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट आप ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और एक लेते हैं। What is it? It is called para-dichlorobenzene or 1,4-dichlorobenzene. 1,4-dichlorobenzene. Right? Okay. लेकिन अगर दो से ज़्यादा है तो नाम कैसे देंगे? देखते हैं। It is like this. अब यहाँ से 1 करेंगे? नहीं, यहाँ 1 करना पड़ेगा, या यहाँ 1 करना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ से करेंगे तो 1 2 3। यहाँ से क्यों नहीं?
क्योंकि यहाँ से करेंगे तो समेशन ज़्यादा आएगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 से ही समेशन कम आता है, इसलिए 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा नहीं चलेगा, 2 से ज़्यादा है तो ऑर्थो मेटा पैरा नहीं चलता। वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग विल सी। लेट्स सी, अब क्या नाम देंगे? 1 3 4? नो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज 1 हियर, 2 हियर एंड 4 हियर, क्योंकि 1 3 4 अगर आप करेंगे 1 3 4 करेंगे तो समेशन कितना आता है? 8। 1 2 4 करेंगे तो समेशन कितना आता है? 7। 7 करेक्ट है, मिनिमम समेशन, लोएस्ट समेशन, IUPAC रूल, दैट्स व्हाई 1 2 4। सो इट इज 1 2 4 ट्राई एज यूजुअल, बाकी सब तो सेम है, ट्राई क्लोरोबेंजीन। ट्राई क्लोरोबेंजीन, राइट? इस तरह से नाम दिया जाता है। 4 है तो टेट्राक्लोरो, राइट? अलग अलग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कर सकते हैं। दैट्स इट। सो दिस अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ अराइल हैलाइड्स, हैलोअरीन्स, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, सब्स्टिट्यूटेड। टेट्रा दे सकते हैं, पेंटा दे सकते हैं, हेक्सा तक भी जा सकते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ओके, इन अराइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड। बढ़ा लेते हैं जरा, इक्वल प्रोपोर्शन में लेंगे तो अच्छा रहेगा। रफली अल्काइल हैलाइड, RX, then aryl halide, okay. Let's see what is the nature of carbon halogen bond in alkyl halide. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH3Cl। एग्जाम्पल यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये लेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या नेचर है? कार्बन हैलोजन बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड होता है, यू विल बी सरप्राइज टू सी हियर, यहाँ पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड डबल बॉन्डेड हो सकता है। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया भाई डबल बॉन्ड, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है। लेट मी टेल यू कैसे आया, इसीलिए तो ये टॉपिक ले रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन में, क्लोरीन में 3 लोन पेयर होते हैं। अब ये कैसे चलेगा आगे? क्लोरीन लोन पेयर डोनेट करता है। क्लोरीन में क्या है, यू नो, अभी हम एक मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेचर ऑफ हैलोजन है, नेचर ऑफ द साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, ओके, इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन।
ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, NH2 ये जो ग्रुप होते हैं एटम या ग्रुप, ओके, ये आपका टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट मेंशन करूंगा कि इसमें तीन टाइप आते हैं। ये एटम या ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट कर सकता है या डीएक्टिवेट कर सकता है, 1। फिर ये एटम और ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा याद रखना, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच है भाई, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव अटैक करेगा कि नेगेटिव अटैक करेगा? पॉजिटिव अटैक करेगा। पॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, फॉर एग्जांपल NO2+, नाइट्रोनियम आयन। बेंजीन के ऊपर NO2+ बहुत अच्छे से अटैक करेगा। ओके, सो बेंजीन के ऊपर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्लोरीन के होते हुए या सब्स्टिट्यूएंट के होते हुए ऑर्थो पैरा पे जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा सिमिलर होते हैं, या मेटा पे जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज है। तो कुल मिला के 3 कैटेगरीज आती है। ये एटम और ग्रुप डीएक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हो सकता है। सेकंड, ये एटम या ग्रुप एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हो सकता है। या तीसरा, ये जो है डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ऐसे हो सकता है। पहला मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। सेकंडली एक्टिवेटिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। थर्ड डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। ये इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है हेलोअरीन्स में या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ा है। मैं क्लोरोबेंजीन का क्या बिहेवियर है, एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग है, वो भी बताऊंगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आता है वो भी बताऊंगा। बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके, लेट्स सी। क्लोरीन, आप बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा है ना, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेंजीन से। बाय विच इंडक्टिव इफेक्ट? प्लस के माइनस, क्लोरीन शोज माइनस, हेलोजन शो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हमने ऑलरेडी देखा है इंडक्टिव इफेक्ट में। आप कार्बोकैटायन से पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट मैंने मेंशन किया है। ओके, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके, देन तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, ये लोन पेयर बेंजीन के ऊपर डोनेट भी कर सकता है, जिसको पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट ऐसा कहा जाता है। डोंट वरी अबाउट द टर्म्स, माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट मतलब अब ये रेजोनेंस कैसे दिखाएगा? लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा? इट विल डोनेट लोन पेयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर। ये भी लास्ट ईयर पढ़ा है आपने। एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ। ओके, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ। एक बॉन्ड पेयर ऑलरेडी था, अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसके लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अब यहाँ डबल बॉन्ड हम नहीं लिख सकते क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? जैसे यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, यहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ। ये भी मैंने मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बताया हुआ है। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मैंने बताया हुआ है SN1 और SN2 रिएक्शन से पहले। पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड SN1 और SN2 रिएक्शन, खासकर SN2 रिएक्शन के साथ, राइट? ओके, तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये बॉन्ड पेयर अपनी तरफ ले लिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर आ गया। बाकी 2 बॉन्ड एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं। तो पहले एक स्ट्रक्चर था, अब ये दूसरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसको रेजोनेंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स इन 2 स्ट्रक्चर्स आर सेम। 6 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, यहाँ भी सेम है। पोजीशन ऑफ एटम इज ऑल्सो सेम,
ओनली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजिंग। यहाँ जो लोन पेयर फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो था वो सेकंड स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर बन गया और बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन गया। ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेजोनेंस। वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, रेजोनेंस दिखाते हैं। देन इट विल मूव फॉरवर्ड, बॉन्ड पेयर विल गेट कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर है ना, लोन पेयर इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, इट विल कंटिन्यू। प्लस ओके, देन तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ये यहाँ पर, देन टू मोर स्ट्रक्चर यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा स्ट्रक्चर बट डोंट वरी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, बॉन्ड पेयर लोन पेयर इनटू बॉन्ड पेयर इनटू लोन पेयर। व्हाई नॉट टू राइट हियर, यहाँ लिखने की जगह यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लिखेगा। ओके, थोड़ा सा उल्टा करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ बॉन्ड पेयर इनटू लोन पेयर, ये ऐसे। देन फाइनली व्हाट विल हैपन, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये ऐसे होगा और पांचवा स्ट्रक्चर ऐसे तैयार होगा। ओके, ऐसे पांचवा स्ट्रक्चर, ये चौथा स्ट्रक्चर, ये तीसरा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5। राइट, 5 स्ट्रक्चर तैयार हुए। अब आपको पता चलेगा कि डबल बॉन्ड मैंने क्यों कहा है। ये 3 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आता है, इसीलिए कार्बन हैलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। यहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहता है। ये कार्बन हैलोजन में सिंगल बॉन्ड ही रहता है। अल्काइल हाइड्राइड में सिंगल बॉन्ड, अराइल हाइड्राइड में डबल बॉन्ड। समझ में आया? यहाँ मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं उसमें इसको थोड़ा सा यहीं पर इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या है कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपका पोजीशन नंबर है 1, ये है पोजीशन नंबर 2, ये है पोजीशन नंबर 1, ये है पोजीशन नंबर 4, ये है पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर 6, है ना। व्हाट आर सेकंड एंड 6th पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। व्हाट इज 4th पोजीशन? पैरा पोजीशन, एज यू ऑलरेडी नो, राइट? ओके, what is going to happen is यहाँ पर क्या होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपको और एक चीज़ मालूम है कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बेंजीन ऑलवेज प्रेफर्स टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एडिशन रिएक्शन, इवन दो इट हैज़ गॉट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं, एक ही जगह फिक्स नहीं हो सकते, इसलिए वो और बेंजीन ऊपर से स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवरेबल होता है। मतलब कौन सा रिएक्शन फेवरेबल होगा? बेंजीन में H जो है वो पॉजिटिव होता है कार्बन से। H पॉजिटिव की जगह NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव ऐसे आता है। और आपको जो है वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलता है। प्रेफर्स टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है? क्योंकि बेंजीन स्टेबल कंपाउंड है। ओके, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव का ही अटैक अच्छे से हो सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। सो दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीन के होते हुए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक हो सकता है? ये 2nd से 6 यानी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर के 3 और 5 ये जो मेटा पोजीशन के ऊपर। आंसर है
ortho and para, second and fourth, that second sixth, that is ortho position, and fourth position, that is para position, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर ही अटैक होगा, थर्ड एंड फिफ्थ दैट इज मेटा के ऊपर अटैक नहीं होगा, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन क्या है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है, न्यूट्रल है। सेकंड फोर्थ एंड सिक्स पोजीशन क्या है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है, निगेटिव है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल निगेटिव पोजीशन को, जो कार्बन निगेटिव है उसको अटैक करेगा कि जो कार्बन न्यूट्रल है उसको अटैक करेगा। अरे भाई पॉजिटिव हमेशा निगेटिव के ऊपर ही बेटर अटैक करेगा ना। इसीलिए 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 इसको क्लोरीन के होते हुए, ब्रोमीन के होते हुए, आयोडीन के होते हुए, फ्लोरीन के होते हुए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए क्लोरीन को कहा जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी क्लोरोबेंजीन के प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा ही आएंगे। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड। मेटाक्लोरो नहीं आएगा, मेटाक्लोरो नहीं आएगा, रिएक्शन के समय आपको पता चलेगा। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने का एक मतलब ये था कि मुझे आपको ये बताना था कि कार्बन हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड आता है। सेकंडली ये बताना था कि बेंजीन अंडरगोज, या सॉरी क्लोरीन, व्हेन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इज देयर द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हम यह बोल सकते हैं हैलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। वन मोर चीज़ यहाँ बता देना ज़रूरी है, मतलब बहुत मैटर नहीं करती, बट फिर भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। मैंने बेंजीन का रिएक्शन में ले रहा हूँ किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ओके, मैं नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन ले रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑफ कोर्स आई एम नॉट राइटिंग, आई एम मेंशनिंग कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा नाइट्रोबेंजीन, प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोबेंजीन। ओके, नाइट्रोबेंजीन। अगर मैंने इसमें क्लोरीन अटैच किया और उसका नाइट्रेशन किया, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, तो प्रोडक्ट आते हैं, नॉट वन, दो प्रोडक्ट आते हैं। ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मैं सिर्फ O एंड P ऐसा लिखता हूँ, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। थोड़ी देर के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ और फिर और एक रिएक्शन करता हूँ, तीनों के तीनों नाइट्रेशन रिएक्शन है। ओके, OH फिनॉल, इसका रिएक्शन मैं करता हूँ नाइट्रिक एसिड के साथ। इसका आता है ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। मैं एक टर्म समझा रहा हूँ, समझ। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। थोड़ा जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑर्थोनाइट्रो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन पॉइंट। एक तो मैंने बता दिया है कि हेलोबेंजीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी
इसके प्रोडक्ट जो आएंगे वो ऑर्थो पैरा ही होंगे, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जैसे यहाँ आता है। मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैंने अभी, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सेकंड सिक्स्थ यानी ऑर्थो पोजीशन यानी फोर्थ पैरा पोजीशन पे ही प्रेफर करेगा अटैक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है कंपेयर टू मेटा जो न्यूट्रल है। पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर ही अटैक करता है, इसलिए, और वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन ऑर्थो पैरा है, इसीलिए प्रोडक्ट्स ऑर्थो पैरा आते हैं। इसलिए हम हैलोजन को बोल सकते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एटम। OH का भी वैसा ही है, OH का भी वैसा ही है, वो फिनॉल के टॉपिक में आपको समझ में आएगा। ओके, सो नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ये टर्म मैं समझा रहा हूँ, दोनों समझना ज़रूरी है। एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है ये समझना ज़रूरी है, कोई भी एटम या ग्रुप। एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है ये समझना ज़रूरी है। गॉट इट? ओके, मैं अभी एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है समझा रहा हूँ। कैसे? सपोज मैंने नाइट्रेशन रिएक्शन किया प्योर बेंजीन के साथ और उसका टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, व्हाट डू मीन बाय रेट? फास्ट, मतलब कितना फास्ट है रिएक्शन, कितना स्लो है। मैं एज्यूम करता हूँ, देखिए जितना टाइम ज़्यादा उतना रिएक्शन स्लो। हाँ, जितना टाइम ज़्यादा लग रहा है उतना रिएक्शन स्लो हो रहा है। ओके, तो मैं इसको एज्यूम करता हूँ कि प्योर बेंजीन के साथ 10 मिनट्स लग रहा है, एक एजम्पशन 10 मिनट्स लग रहा है। तो क्लोरीन के होते हुए टाइम कम लगेगा, यानी रेट ज़्यादा होगा कि रेट कम हो जाएगा, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा। सी, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। रेट इज लाइक स्पीड ना, कम टाइम में अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसको फास्ट बोलते हैं, ज़्यादा टाइम में कोई चीज़ हो रही है तो हम उसको स्लो बोलते हैं, इज़न्ट इट? स्लो रेट, स्लो स्पीड, फास्ट रेट, फास्ट स्पीड। ओके, तो अगर मुझे 10 मिनट लग रहा है प्योर बेंजीन के साथ नाइट्रेशन करने में, तो क्लोरीन के होते हुए 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा कि 10 मिनट से कम लगेगा? 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा, 13 मिनट्स हो सकता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा या रेट कम होगा। इज़न्ट इट? रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम ज़्यादा यानी रेट कम। तो यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, वो क्या कर रहा है? बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है और बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। इसीलिए NO2 अटैक, NO2 जो यहाँ पर अटैक कर रहा है, NO2 यहाँ जो अटैक कर रहा है, कहाँ पर अटैक उसका बेटर होगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई वहाँ पर, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई वहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल है वहीं पर अटैक बेटर होगा ना। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसका अटैक स्लो हो जाएगा, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा। ये इसीलिए हुआ कि हेलोजेंस आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स आर। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? हम कंफ्यूजन बोल सकते हैं, क्लोरीन और हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग, ओके, डीएक्टिवेटिंग। ऑन द अदर हैंड OH ग्रुप जो है उसके होते हुए नाइट्रेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके होते हुए टाइम कब लग रहा है? 7 मिनट्स लग रहा है। ऐसा क्यों होता है वो हम फिनॉल के टॉपिक में हम अच्छे से पढ़ोगे। तो व्हाट इज OH ग्रुप? वो क्या करता है? OH ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है और OH क्लोरीन जैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, क्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर है। ओके, क्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर है, बट वो डोनेटिंग कैपेसिटी कम है, विड्रॉइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो डीएक्टिवेटिंग है। OH का डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, ऑक्सीजन है ना तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, बट OH ग्रुप उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है जितना हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इनफैक्ट वो ज़्यादा देने के फेवर में है। तो दैट्स वाई OH इज सेड टू बी एक्टिवेटिंग, क्योंकि इसने बेंजीन को लोन पेयर दे दिया और उसका एक्टिविटी बढ़ाया। ओके, इसने बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ाया, इसलिए बेंजीन OH ग्रुप को हम बोल सकते हैं
एक्टिवेटिंग ग्रुप, OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग। ओके, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, नाइट्रोबेंजीन, वहां पर अटैक मेटा पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पे होता है, तो उसको मेटा डायरेक्टिंग बोला जाता है। हेलोजन इज डीएक्टिवेटिंग, not very strongly deactivating, moderately deactivating and orthopara directing. OH group is activating and orthopara directing. Nitro group, COH group, aldehyde group, ketonic group, they are all deactivating and meta directing. वो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हम क्लोरोबेंजीन का स्टडी कर रहे हैं, इसलिए वो मैं नहीं बताऊंगा। आपने हेलोजन लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा है। ओके, तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि वाई, जैसे मैंने बताया कि क्लोरीन इज मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बताना ज़रूरी है जब आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन पढ़ोगे तो प्रोडक्ट ऑर्थोपेरा आने शुरू हो जाएंगे। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग उतना मैटर नहीं करता, लेकिन प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा आएंगे। क्यों आएंगे भाई, उसका आंसर यहाँ पर। हमको हैलोजिनेशन सीखना है, नाइट्रेशन सीखना है, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन सीखना है, फ्रीडल क्लब अल्काइलेशन, फ्रीडल क्लब असाइलेशन, बहुत इजी रिएक्शन है। एक पैटर्न समझ में आएगा तो सब समझ में आएगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑर्थोपेरा ही आता है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यही दे दिया। साथ में ये भी बताया कि मैंने कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है। ठीक है, सो यहाँ मैं और एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको सब ये वीडियो का पर्पज़ ही है आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहीं पर एक्सप्लेन कर देना, ताकि आगे वाले एक टॉपिक का जो नॉलेज हो अगले टॉपिक में काम आता है। ओके, नाउ इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एग्जांपल मैं वापस लिखता हूँ। मैंने अभी क्या बताया, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज हैविंग सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, कार्बन हैलोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सेकंड पॉइंट, द बॉन्ड लेंथ ये मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। द बॉन्ड लेंथ हियर इट इज 1.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज हाउ मच, या फिर 177 पिकोमीटर। फिर से बता देता हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। कभी कभी 1.78 भी मिलेगा, 79 भी मिल सकता है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 1.76 भी लिखा हुआ पाएगा, कुछ टेंशन मत लो। इतना याद रखो कि 1.77 से मतलब एक हाथ नंबर से कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, whereas here the bond length between carbon and halogen is, ये बेंजीन स्ट्रक्चर को मैं ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ऐसे रख देता हूँ। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.70 एंगस्ट्रॉम यूनिट या फिर 170 एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर। ओके, 170 पिकोमीटर। ओके, कभी कभी 169 भी मिलेगा, बट डोंट वरी, वो 110 है। What does it indicate? It indicates that here carbon halogen bond is having shorter bond length. I am sorry, longer bond length, shorter bond length, यहाँ पर longer bond length. From the value only you can say that. And longer bond length, that's why weaker bond, weak bond, easy to break. ये easy to break बहुत important part है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं शॉर्टर बॉन्ड लेंथ ना, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, थोड़ा सा लाइन आगे पीछे जा सकता है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। देयरफॉर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, difficult to break, difficult to break।
ओके, सो फर्स्ट पॉइंट सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड. सेकंड पॉइंट लॉन्गर बॉन्ड लेंथ फ्रॉम द बॉन्ड लेंथ वैल्यू, वीक बॉन्ड इजी टू ब्रेक. शॉर्टर बॉन्ड लेंथ फ्रॉम द वैल्यू, दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक. गॉट इट. थर्ड पॉइंट इज, ये कार्बन का नेचर क्या है भाई? इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है. वेयर एज दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड है ना. यहाँ पर देखिए, यहाँ तो दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड है. सो दिस कार्बन हैज डबल बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट. sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. यहाँ पर मैं और एक टर्म आपको बताने वाला हूँ. अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आता है? ये क्या चीज़ है भाई? परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर आता है 25%. कहाँ से आया? sp3 यानी कितने बॉन्ड्स? sp3 यानी कितने बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड ना, एक s और 3 p, एक s और 3 p, टोटल कितने हुए? 4. 4 में से एक s है और 3 p है, तो s कितना है? 4 में से एक s है, तो 100 में से कितना हुआ? 1 into 100 upon 4, that is 25%. That is why percentage S character is 25%. Whereas sp2 में s, एक s है और 2 p है, टोटल कितने हुए? 3. 3 में एक, तो 100 में कितना? 100 into 1 upon 3, that is 33.33%. 33.33%. So percentage S character here is 25%. Percentage S character here in case of aryl halides is मैं अभी इसको निकाल देता हूँ, हमने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है. ये मुझे रखना है, हाँ, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बट नहीं, इसीलिए मैंने अभी तक इरेज नहीं किया. तो थर्ड पॉइंट हियर इज that is percentage S character is 33%, 33.33%. 100 upon 3 is 33.33. What is the importance? What is the significance of this? Significance is that suppose आपको ये bond length का वैल्यू मालूम नहीं है, ये 1.77 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट 177 पिकोमीटर, या फिर 1.70 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट 170 पिकोमीटर, ये वैल्यू मालूम नहीं है, तो भी डरने की बात नहीं. क्या होता है? इट इज ऑब्जर्व दैट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर. इसको मैं एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा. ऑलरेडी डाइवर्टेड, थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका है, और ज़्यादा डाइवर्ट करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका है वो, बट फॉर सम स्ट्रॉन्ग रीज़न और ज़्यादा डाइवर्जन नहीं चाहिए. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर. परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना कम उतना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा. परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 25% है. परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 33% है. परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है. परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम है. समझ में आया क्यों बताया ये? सो हियर दैट इज व्हाई आई कैन से लॉन्गर बॉन्ड लेंथ. मैं शॉर्ट में लिखता हूँ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ. ओके, शॉर्टर बॉन्ड. राइट. देन सो ये हो गया. अब क्या होता है, एक मैं रिएक्शन बताते हैं, इतने पॉइंट्स काफ़ी है. अब मैं एक रिएक्शन की तरफ आता हूँ. Cl प्लस NaOH, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, OH माइनस NaOH हो या KOH हो, क्या प्रॉब्लम है. ये हमने किसमें देखा है? SN1 और SN2 में देखा है ना. ये SN1 है. प्रोडक्ट क्या आता है? CH3OH प्लस Cl माइनस. यहाँ मैंने रिएक्शन लिखा, CH3Cl प्लस OH माइनस गिव्स यू CH3OH एंड Cl माइनस. इसका मैं रिएक्शन यहाँ लिखूंगा.
प्लस OH माइनस, तो आपको क्या मिलेगा? What type of reaction it is? It is न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो दो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ ये रिएक्शन करने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है? 623 केल्विन, जबकि यहाँ ये रिएक्शन करने के लिए हीटिंग ही काफ़ी है। तो कहाँ रिएक्शन इजी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पर Cl माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी जगह OH माइनस आ रहा है, यहाँ Cl माइनस की जगह OH माइनस आ रहा है। तो क्यों दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर इजी है, कहाँ पर डिफिकल्ट है? यहाँ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से भी रिएक्शन होता है। यहाँ पर 623 केल्विन, नॉट ओनली दैट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना पड़ता है, जो फिनॉल टॉपिक में पढ़ेंगे, ये फिनॉल कंपाउंड है, तो यहाँ डिफिकल्ट है। यानी अराइल हैलाइड्स आर डिफिकल्ट टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आपने पढ़ा है, मिथाइल और प्राइमरी SN2 रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी SN1 और SN2 दोनों देता है, टर्शरी SN1 देता है। यानी कोई भी अल्काइल हैलाइड वो SN1 और SN2 रिएक्शन देता ही है। अराइल हैलाइड्स आर नॉट इजी टू अंडरगो एनी टाइप ऑफ SN1 और SN2 जाने दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत डिफिकल्टी से देते हैं, बहुत मुश्किल से देते हैं। उसका रीज़न वो कैसे आपको पता चला? फ्रॉम द रिएक्शन कंडीशन, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहाँ? और यहाँ पर सिर्फ हीटिंग का रीज़न ये आपको दिखाई दे रहा, ऑब्जर्वेशन है। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, व्हाई? बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। सेकेंडली यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वीकर होता है, इजी टू ब्रेक, दैट्स वाई इजी टू अंडरगो रिएक्शन। डिफिकल्ट टू ब्रेक, डिफिकल्ट टू अंडरगो रिएक्शन। जब तक क्लोरीन नहीं निकलेगा, OH माइनस अटैक नहीं होगा ना, और क्लोरीन डबल बॉन्ड, कार्बन और हैलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कार्बन हैलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्लोरीन जल्दी कार्बन हैलोजन को जल्दी से नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए इनकमिंग OH माइनस जल्दी से नहीं आ रहा है। तो वो जल्दी होने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, आराम से निकल सकता है। क्यों आराम से निकल सकता है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, वीकर है, आराम से निकल सकता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्गर है, आराम से नहीं निकल सकता। लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है फ्रॉम द वैल्यू, तो वीकर बॉन्ड है, इजी टू ब्रेक है, आसानी से निकल सकता है। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है फ्रॉम द वैल्यू, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, नॉट डिफिकल्ट टू ब्रेक। तीसरा पॉइंट, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, तो रिएक्शन इजी हो रहा है। परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, इसलिए रिएक्शन डिफिकल्ट होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अराइल हैलाइड्स आर डिफिकल्ट टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, या भी आप बेंजीन को ले सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी आप ले सकते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत आसानी से हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत आसानी से हो रहा है, बट न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना आसानी से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता है? NO2 प्लस, Cl प्लस, Br प्लस बहुत आसानी से अटैक कर रहे हैं बेंजीन के ऊपर, बट OH माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस, ये जो न्यूक्लियोफाइल है प्लस अटैक इजीली कर रहे हैं। निगेटिव क्यों इजीली अटैक नहीं कर रहे हैं? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, बेंजीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच। दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा, इसीलिए टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए कुल मिला के हम बोल सकते हैं अराइल हैलाइड्स आर डिफिकल्ट टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, isn't it? Why they are easy to undergo substitution reaction? Single bond easy to break, longer bond length easy to break, less percentage S character, longer bond length easy to break, that's why easy to undergo nucleophilic substitution reaction. Double bond character difficult to break, shorter bond length strong हो जाता है, difficult to break,
ओके, परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, अगेन डिफिकल्ट टू ब्रेक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अटैक ऑफ OH माइनस एनी न्यूक्लियोफाइल ऑन बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज दे फेस रिपल्शन. इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर डिफिकल्ट, aryl halides are difficult to undergo न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड. ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं देते, बट बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में देना पड़ता है. ओके, तो यहाँ पर मैंने ये सभी बताया, ये सभी बताया. दो चीज़ें कौन सी बताई आपको? एक कि हैलोजन डीएक्टिवेटिंग क्यों है मॉडरेटली और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों है वो बताया. और इसी स्ट्रक्चर्स के हिसाब सहारे या फिर एक स्ट्रक्चर के सहारे भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल फेसेस रिपल्शन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, बिकॉज बेंजीन रिंग इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच विथ 6 pi electrons. So that is the completion of this comparison, nature of carbon halogen bond in alkyl halide and aryl halides. समझ में आया? ये आपको काम आएगा इन व्हाट यू से प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन. जब हम क्या नाम है इसका, जब हम रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड्स देखेंगे उस वक्त समझ में आएगा. उस वक्त वो समझने के लिए ये टॉपिक वापस अच्छे से देखना है, ये टॉपिक वापस अच्छे से देखना. ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स योर नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई. वीडियो एक नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्या प्रॉब्लम है आपको ये समझने के लिए. इसमें आपको दोनों टाइप के रिएक्शन के रीज़न मिलेंगे. हमको 2 टाइप के रिएक्शन सीखने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीखना है और उसमें रिपल्शन को ध्यान में रखिए, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है. उसमें आप ये ध्यान में रखिए कि 2nd, 4th एंड 6th पोजीशन ऑर्थोपैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, और 3rd, 4th, 5th को कंसिडर ही नहीं करना है, मेटा डायरेक्टिंग है, और हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक में मैं लूँगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है. सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है. ठीक है. ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.